हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज हम बीजेटी में थियरी का पोर्शन तो कवर कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम रीजन ऑफ ऑपरेशन देखेंगे। कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन यूज होते हैं, कैसे वो यूज होते हैं और कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे सोचना चाहिए। मैं जो डायोड का कॉन्सेप्ट है वहां यहां पे यूज करने वाला हूं, क्योंकि यहां भी दो पीएन जंक्शंस होते हैं, एक इमीटर बेस्ड वाला पीएन जंक्शन और एक कलेक्टर बेस्ड वाला। तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है, न्यूमेरिकल्स में सारे बायसिंग टेक्निक्स पे जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं सारे कवर करने वाला हूं। तो ये थियरी वाला पोर्शन थोड़ा सा है, लेकिन इसमें हो सकता है मैं न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो उसी से रिलेट करके। और एक आईसी और आईबी का डिपेंडेंसी होता है, कैसे जब सैचुरेशन में चला जाता है तो आईबी मिन की वैल्यू क्या होती है, वहां से भी एक दो क्वेश्चन आए, तो वो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स ये लेक्चर आप अच्छे से मैं समझा दूंगा। तो आगे के न्यूमेरिकल्स मैं बहुत सिंपल बनाने वाला हूं, जैसे एक सिंगल डायोड का क्वेश्चन होता था वैसे ही इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा। एक्टिव सैचुरेशन में आप कभी गलती नहीं करने वाले हो, कभी गलती होगी ही नहीं, एकदम आराम से सीखेंगे। एक्टिव में है कि सैचुरेशन में है कि कट ऑफ में, आप कोई गलती नहीं करोगे। और नेटवर्क थ्योरी का जो एप्लीकेशन मैं इफिशिएंटली सिखाऊंगा वो आप सीख जाओगे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं डीसी एनालिसिस के, बीजेटी के, आप गारंटी के साथ सॉल्व कर सकते हो। देखना ध्यान से। तो कौन कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं मैं यहां लिख देता हूं। रीजन ऑफ ऑपरेशन, रीजन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तीन रीजन हैं बेसिकली जो, अब इसमें दो जंक्शंस होते हैं, एक इमीटर बेस्ड जंक्शन, मैं ईबी लिखता हूं, ईबी जंक्शन, दो पीएन जंक्शन है, इमीटर बेस्ड जंक्शन, और एक है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। यही दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि इन विच रीजन ऑफ ऑपरेशन द योर बीजेटी इज, ठीक है। तो पहला रीजन मैं लेता हूं, कौन सा, एक्टिव रीजन होता है, जो सबसे वाइडली यूज होता है, एक्टिव रीजन। उसमें ये इमीटर बेस्ड जंक्शन इज योर फॉरवर्ड बायस मोड, पीएन जंक्शन ही है तो ये फॉरवर्ड बायस मोड में होता है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस। जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने अल्फा बीटा गामा जितनी वैल्यू और सारी एनालिसिस की थी इस एक्टिव रीजन के लिए, और इसी रीजन में बीजेटी यूज होता है एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। अगला रीजन है सैचुरेशन। अभी मैं इसको समराइज करूंगा, जो समराइज करूंगा वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट है। चीजें तो ये लिखी हुई आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, मैं आपको वही गाइड करने वाला हूं। सैचुरेशन में दिस टू आर इन फॉरवर्ड बायस रीजन, फॉरवर्ड बायस, एंड देन कम्स कट ऑफ रीजन, देन कम कट ऑफ रीजन। इसमें दिस इज इन रिवर्स बायस, दिस इज इन रिवर्स बायस, ठीक है। और चौथा आता है रिवर्स एक्टिव मोड, जो कि कभी यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता अभी मैं डिस्कस कर लूंगा, तो आपको क्वेश्चन कहां से करना है आपको खुद ही पता चल जाएगा। दिस इज रिवर्स बायस एंड दिस इज फॉरवर्ड बायस। ये हो गया। दो पीएन जंक्शन से तो टोटल चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दोनों फॉरवर्ड एक रिवर्स, दूसरा वाला फॉरवर्ड पहला वाला रिवर्स, दोनों रिवर्स, यही चार कॉम्बिनेशन हो सकते थे। एंड अगर इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस, देन इट इज इन एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। इफ emitter based junction is forward bias, collector based junction is also forward bias, then it is in saturation region. Cutoff region, when both the PN junctions are in reverse bias mode, and reverse active mode when emitter based junction just active का उल्टा, when emitter based junction is reverse bias and collector based junction is forward bias, just उल्टा किसका, active region का, then it is in reverse active mode। अब रिवर्स एक्टिव मोड क्यों यूज नहीं करते हैं ये मैं बता देता हूं। तो हम बेसिकली कंसंट्रेट इन शुरू के तीनों पे करेंगे और यहीं से न्यूमेरिकल आएगा, और इसी को मैं एप्लीकेशन को आपको सिंप्लीफाई अगले 10-15 मिनट में करने जा रहा हूं, ठीक है। अगले 10-15 मिनट में आपको इजीली सिंप्लीफाई कर दूंगा। देन विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत मजा आने वाला, आपको लगेगा कितना सिंपल होता है एक्टिव और सैचुरेशन निकालना, बहुत ही सिंपल कर दूंगा उसको, आप देखते रहना। और हर टाइप के, जितने टाइप के डीसी एनालिसिस के क्वेश्चन आज तक आए हैं या आ सकते हैं, वो सारे ऑलमोस्ट मैं कवर कर दूंगा। अगर उतना सीख गए तो ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन बन ही जाना है 100%, है ना, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर नेटवर्क थ्योरी आप अप्लाई कर पाओगे। रिवर्स एक्टिव मोड क्यों यूज नहीं करते हैं बताइए कोई। जनरली इसलिए नहीं यूज करते हैं, अगर आप देखोगे मैंने एक चीज और डिस्कस की थी कि मॉसफेट इज अ सिमेट्रिकल डिवाइस बट बीजेटी इज नॉट अ सिमेट्रिकल डिवाइस। व्हाई?
वहां पे ड्रेन और सोर्स होता है, एक गेट होता है, जैसे यहाँ पे इमिटर और कलेक्टर ना, वहां पे ड्रेन और सोर्स होते हैं एक तरह से उसी के करस्पॉन्डिंग, और आपका एक होता है गेट, गेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ बेस है, वहां ड्रेन जो होगा, वहां ड्रेन यहाँ का कलेक्टर बनेगा, वहां का सोर्स यहाँ का एनालॉगस इमिटर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। लेकिन वहां जो ड्रेन और सोर्स हैं दोनों एक टाइप के होते हैं, n+n+, और उनकी डोपिंग भी सेम ही लेते हैं इन जनरल। तो आप किसी एक को ड्रेन लग सकते हो, दूसरे को सोर्स ले सकते हो। आपने देखा होगा 2 n+n+ रहते हैं, बीच में सबस्ट्रेट p टाइप का होता है ना, और गेट एक होता है आपका इंसुलेटेड गेट होता है, जहां पे SiO2 ऑक्साइड लेयर की थिकनेस भी होती है। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आगे मॉसफेट में बहुत क्लियरली। तो वहां जो ड्रेन और सोर्स होते हैं, 2 n+n+ रीजन्स होते हैं, उन मतलब अगर n टाइप का ले रहे हो, अगर p टाइप का लोगे तो 2 p+p+ रीजन होंगे। तो दोनों सेम टाइप के होते हैं, तो किसी एक को ड्रेन लोगे ऑटोमेटिकली दूसरा सोर्स हो जाएगा। इसीलिए n टाइप में जो हायर पोटेंशियल पे होता है उसको ड्रेन मानते हैं, और p टाइप में जो हायर पोटेंशियल पे होता है उसको सोर्स मानते हैं। इसीलिए वहां पे कन्वेंशन बनाना पड़ा कि किसको ड्रेन मानेंगे किसको, जब दोनों एनालॉगस और एक जैसे हैं। जबकि यहां ऐसा केस नहीं है, ये इसीलिए वो सिमेट्रिकल डिवाइस है, बट बीजेटी इज नॉट ए सिमेट्रिकल डिवाइस। व्हाई? बिकॉज जो इमिटर और कलेक्टर हैं दोनों एक टाइप के तो हैं, n और n टाइप के NPN में, p और p टाइप के PNP में, बट उनके डोपिंग कंसंट्रेशंस, अगर इमिटर का डोपिंग कंसंट्रेशन देखोगे तो हाई होता है, कलेक्टर का मॉडरेट होता है। वो स्पेशल पर्पस डिजाइंड है। इमिटर की डोपिंग इसलिए हाई रखते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर इंजेक्ट कर पाए बेस में, वहां पे थोड़े बहुत रिकॉम्बिनेशन हो, क्योंकि बेस लाइटली डोप्ड होता है और उसकी विड्थ इज मच लेस देन द लेंथ ऑफ डिफ्यूजन। लेंथ ऑफ डिफ्यूजन से मच है तो डिफ्यूजन बहुत थोड़ा सा होगा, रिकॉम्बिनेशन बहुत थोड़ा सा होगा, उसके बाद वो डिप्लीशन रीजन के रीजन में पहुंच जाएगा, वहां से वो ड्रिफ्ट होकर कलेक्टर पे क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यही पढ़ाया था आपको। तो इमिटर को हाईली डोप्ड रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर वो इंजेक्ट कर पाए, इंजेक्शन इफिशियंसी ज्यादा हो, ताकि आपका अल्फा क्लोज टू 1 हो, ताकि बीटा बहुत हाई हो। पर्पस वही है ना। जबकि कलेक्टर की मॉडरेट डोपिंग रखते हैं कि वहां ऐसा कुछ इंजेक्शन करने का नहीं, उसका तो काम कलेक्ट करने का है। ठीक है, अब अगर आप कलेक्टर को बना दोगे, क्या जो फॉरवर्ड बायस होता है वही चार्ज कैरियर को तो इंजेक्ट करता है। एक्टिव मोड में क्या है, इमिटर बेस ने इंजेक्ट किया चार्ज कैरियर को, और वो चार्ज कैरियर रिवर्स बायस के क्रॉस फ्लो हो सकता है, तो वो फ्लो होके कलेक्टर पे कलेक्ट हो गया। अब अगर मैं कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करूंगा तो चार्ज कैरियर कौन इंजेक्ट करेगा, कलेक्टर, और वो कलेक्ट कहां होगा, इमिटर साइड में कलेक्ट होगा, जो रिवर्स बायस जंक्शन है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेकिन कलेक्टर की डोपिंग स्मॉल है, तो जो चार्ज कैरियर इंजेक्शन इफिशियंसी होगी वो बहुत कम होगी, लेस होगी। जब चार्ज इंजेक्शन इफिशियंसी कम होगी तो जो गेन्स हैं अल्फा बीटा ये सारे स्मॉल होंगे, तो जो हमारा पर्पज होगा एम्पलीफायर बनाने का वो सॉल्व नहीं होगा। जो गेन्स होते हैं रिवर्स एक्टिव मोड में अगर यूज करें हम इसी ट्रांजिस्टर को, तो दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर ऑफ नो यूज। दैट्स व्हाई दिस रिवर्स एक्टिव मोड इज नॉट यूज्ड। ये मोड यूज नहीं करते हैं, ये एग्जिस्ट तो करता है क्योंकि डिजाइन किया है तो ये एग्जिस्ट करता है, बट इट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो बच गए कौन से, यही तीनों यूज होते हैं और यही तीनों पे क्वेश्चन आएगा 100%। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है तो कैलकुलेशन का नहीं आएगा, केवल आएगा कि रिवर्स एक्टिव मोड में है कि एक्टिव मोड में है, तो वो आप जंक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस से पहचान सकते हो। यहां कैलकुलेशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जब इस मोड को एम्पलीफायर की तरह यूज ही नहीं कर सकते तो इस पे आप प्रैक्टिकल डिजाइन कोई नहीं करते हो, तो इसलिए क्वेश्चन भी इस पे फ्रेम नहीं होते इन जनरल। बस इस पे क्वेश्चन अगर फ्रेम हो सकता है तो पहचानने के लिए कि रिवर्स एक्टिव मोड में है कि नहीं है, तो वो दोनों जंक्शन से आप पता कर सकते हो। ठीक है, इन जनरल तो बाकी बचे यही तीनों मोड यूज होते हैं, और ये मोड यूज होता है एक्टिव वाला एज एन एम्पलीफायर। जब इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो इसको किस रीजन में रखेंगे, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन में रखेंगे, और ये दोनों मोड टुगेदर मिलके बनाते हैं क्या, स्विच की तरह, सैचुरेशन और कट ऑफ। क्योंकि स्विच के लिए एक ऑन कंडीशन चाहिए और एक ऑफ, तो सैचुरेशन में वो ऑन होता है और कट ऑफ में वो ऑफ होता है, तो दो रीजन ऑफ ऑपरेशन चाहिए स्विच के लिए, एक ऑन के लिए एक ऑफ के लिए। तो सैचुरेशन एंड कट ऑफ टुगेदर अगर रीजन यूज हो रहे हैं, दे विल वर्क एज ए स्विच। अगर बीजेटी को स्विच की तरह यूज करना है और एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो किसमें, एक्टिव रीजन में। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से। आपको क्या आएगा, इन्हीं तीनों रीजन में कैलकुलेशन आएगा। अब कट ऑफ में तो दोनों रिवर्स बायस हैं, कट ऑफ में क्या हो गया, करंट ही फ्लो नहीं होगी, कट ऑफ रीजन में है ये। रिवर्स बायस जंक्शन से करंट क्या फ्लो होती है, ऑलमोस्ट जीरो फ्लो होती है, तो इस जंक्शन से इस जंक्शन से हर जगह करंट जीरो फ्लो होगी, तो इसलिए कट ऑफ रीजन में करंट क्या होती है, जीरो।
करंट कहां फ्लो होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो ऑन किस रीजन में होगा, ये स्विच और एम्पलीफायर का पोर्शन तो मैंने समझा दिया। अब ट्रांजिस्टर अगर गिवन है, ट्रांजिस्टर आपका गिवन है, ठीक है, ट्रांजिस्टर गिवन है, तो एक्टिव रीजन में करंट फ्लो हो रही थी क्योंकि फॉरवर्ड बायस जंक्शन था। कौन? फॉरवर्ड बायस इमिटर बेस जंक्शन कैरियर को इंजेक्ट करता था और वो कैरियर रिवर्स बायस जंक्शन के क्रॉस फ्लो हो सकता था, इसीलिए टोटल करंट फ्लो हो गई थी I इज इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तब भी करंट फ्लो होगी और कट ऑफ में करंट फ्लो नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, ट्रांजिस्टर ऑन कब है, मतलब स्विच की तरह नहीं, स्विच तो इसमें यूज होगा, एक्टिव में भी वो ऑन होता है, सैचुरेशन रीजन में भी वो ऑन होता है, कट ऑफ में वो क्या होता है, ऑफ। एक्टिव रीजन में ऑन होगा तो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में ऑन है तो वो स्विच वाले पार्ट का एक ऑन कंडीशन बन जाएगी, स्विच ऑन है, ठीक है। कट ऑफ रीजन में स्विच ऑफ है, इस तरह से हो गई। तो 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन है, एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। कब ट्रांजिस्टर ऑन है? ऑन का मतलब करंट फ्लो हो रही हो। अब करंट फ्लो हो रही हो तो वो एज ए स्विच भी यूज कर सकते हो, एज ए एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हो, है ना। एक्टिव रीजन में है तो एज ए एम्पलीफायर यूज कर लोगे, सैचुरेशन रीजन में है तो एज ए स्विच यूज कर पाओगे आप अगर करंट फ्लो हो रही है। तो 2 केसेस में करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो हो रही है तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर इज इन ऑन मोड। क्या कहेंगे? करंट अगर फ्लो हो रही है तो ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन है। करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ट्रांजिस्टर ऑफ है, मतलब कट ऑफ रीजन में। अब ध्यान से देखो, एक्टिव रीजन या सैचुरेशन रीजन में अगर है ट्रांजिस्टर तो वो क्या है, ऑन मोड में है, मतलब करंट उससे फ्लो हो रही है। और अगर कट ऑफ रीजन में है तो वो ऑफ रीजन में और करंट उससे फ्लो नहीं होगी। ये हो गया। तो करंट का कैलकुलेशन किस किस रीजन में करना पड़ेगा? एक्टिव और सैचुरेशन रीजन, क्योंकि ये रीजन में भी करंट फ्लो होती है लेकिन ये रीजन ऑफ ऑपरेशन यूज नहीं होता, तो इसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, ना आ सकता है, ठीक है। तो अब हम यही तीनों रीजन पे कंसंट्रेट करते हैं। तो एक्टिव और सैचुरेशन में करंट फ्लो होगी और कट ऑफ में करंट फ्लो नहीं होगी, ये ऑफ होगा। इन दोनों रीजन में है तो ऑन है। अब ध्यान से देखो, ट्रांजिस्टर ऑन है कि नहीं है? ऑन है तो 2 रीजन में जा सकता है, एक्टिव एंड सैचुरेशन। ऑफ है तो कहां रहेगा? कट ऑफ में रहेगा। तो 3 ही ये रीजन हमें कंसीडर करने हैं। पहली चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखो, ट्रांजिस्टर ऑन है तो एक्टिव या सैचुरेशन में होगा। अब ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है, ये मैं कैसे चेक करूंगा? देखो, केवल एक छोटी सी चीज चेक करनी, ध्यान से देखना। अब देखो, जब वो ऑन है तो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है एक्टिव और सैचुरेशन में, और जब वो ऑफ है तो क्या है, इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है कि नहीं। हम इन्हीं तीनों रीजन को कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला तो यूज ही नहीं होता तो इसको ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि इस रीजन में बायसिंग कभी करते ही नहीं, ठीक है, क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, अगर इमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस्ड है तो ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन है। अब फॉरवर्ड बायस है का मतलब क्या, प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है। अगर पी इंड का, किसी पीएन जंक्शन का चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया था, पी और एन इंड को ओपन करो, कोई पीएन जंक्शन है उसके अगर पी इंड का पोटेंशियल एन इंड से ज्यादा है तो वो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में तुरंत ऑन नहीं होगा। अगर पी टू एन वोल्टेज जो है वीपी माइनस वी एन ओपन सर्किट कंडीशन में इट्स ग्रेटर देन वी कट इन या वीबी एक्टिव, यहां पे आ जाएगा कट इन की जगह, वीबी एक्टिव से अगर ज्यादा होगा तो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस के साथ साथ ऑन भी होगा और ट्रांजिस्टर फिर क्या हो जाएगा, ऑन। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस अगर इमिटर बेस जंक्शन है तो ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि ये एक्टिव या सैचुरेशन में होगा, और एक्टिव या सैचुरेशन में मतलब करंट फ्लो होगी और मतलब वो ऑन है। तो मैं केवल और केवल इमिटर बेस जंक्शन को देख के बता सकता हूं कि वो ऑन है कि ऑफ। अगर वो फॉरवर्ड बायस हुआ, प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस, मतलब वीपी माइनस वी एन इन ओपन सर्किट कंडीशन ऑफ इमिटर बेस जंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन वी कट इन और वीबी एक्टिव। यहां पे वी कट इन जो डायोड में लेते थे, यहां पे वही वीबी एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन है ना, वीबी एक्टिव बोलते हैं। तो वीबी एक्टिव से अगर ज्यादा है तो 100% ट्रांजिस्टर इज इन ऑन मोड, ट्रांजिस्टर इज इन ऑन मोड। और अगर इमिटर बेस जंक्शन मुझे रिवर्स बायस मिला तो सीधे सीधे ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ है। ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ है। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वाला मोड यूज नहीं होगा, तो ये अगर रिवर्स बायस है तो दूसरा रिवर्स बायस ही होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे कट ऑफ है। तो कौन जंक्शन सफिशिएंट है बताने के लिए कि ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है? ओनली इमिटर बेस जंक्शन, जो पीएन जंक्शन है एक, वो बताने के लिए सफिशिएंट है कि ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है। अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है प्रॉपरली तो वो ऑन है, इसको कहेंगे, इन दोनों को मिला के ट्रांजिस्टर इज ऑन मोड, और इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिस्टर इज ऑफ।
ऑफ है तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, IB 0 होगी, IC 0 होगी, I 0 होगी। अब अगर वो ऑन है, जैसे मुझे फॉरवर्ड बायस मिला इमिटर बेस जंक्शन, मैं कहूंगा ट्रांजिस्टर इज ऑन मोड। अब ट्रांजिस्टर ऑन है तो दो ही रीजन में रह सकता है ऑन होके, कौन कौन से, या तो एक्टिव में या तो सैचुरेशन में, या तो एक्टिव में या तो सैचुरेशन में। अब अगर इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो ये तो ऑन है तो एक्टिव में भी हो सकता है और सैचुरेशन में भी हो सकता है। अगर कलेक्टर बेस जंक्शन साथ में मिला रिवर्स बायस तो एक्टिव में होगा, अगर कलेक्टर बेस जंक्शन साथ में मिला फॉरवर्ड बायस तो क्या होगा, सैचुरेशन में। लेकिन ऑन बताने के लिए कौन जंक्शन सफिशिएंट है, इमिटर बेस जंक्शन। तो मैं केवल इमिटर और बेस को ओपन करूंगा, हर पीएन जो भी आपके बीजेटी गिवन होगी, इमिटर को ओपन किया, बेस को ओपन किया, क्योंकि यही पीएन जंक्शन इमिटर बेस जंक्शन वाला चेक करना है। पी टू एन वोल्टेज देखूंगा, अगर पी का एन से ज्यादा है तो फॉरवर्ड बायस है। साथ में अगर वीपी माइनस वीएन इन ओपन सर्किट कंडीशन इज ग्रेटर देन एक्टिव वोल्टेज या वी कट इन वोल्टेज, जहां इसको एक्टिव वोल्टेज यहां लेते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो ट्रांजिस्टर ऑन है। अब ऑन होके वो एक्टिव में भी जा सकता है और सैचुरेशन में। अब कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व करेंगे, यही ध्यान से सुनो। अब जितना मैंने बताया था आपका अल्फा बीटा गामा के रिलेशन, दे ऑल आर वैलिड, IC इज इक्वल टू बीटा IB, I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB, दे आर ऑल वैलिड ओनली इन एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो मैं हमेशा क्या मानूंगा, अगर ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो दो रीजन में जा सकता है, एक्टिव एंड सैचुरेशन। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है कैसे कैलकुलेशन करेंगे कैसे नहीं। मैं अब उसको सिंपल बना रहा हूं, जो चीज बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैं हमेशा मान लूंगा कि ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, अगर वो ऑन मुझे मिल गया, अगर इमिटर बेस जंक्शन प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस मिल गया, मैं मान लूंगा वो एक्टिव रीजन है। एक्टिव रीजन मान के IB कैलकुलेट करूंगा, IC और I कैलकुलेट करूंगा। अब इस कैलकुलेशन में मैं IC को बीटा IB रख सकता हूं क्योंकि एक्टिव मैंने माना है, और I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB मैं रख सकता हूं। I इज इक्वल टू IC प्लस IB, दिस रिलेशन होल्ड्स गुड इन ऑल कंडीशन, चाहे वो सैचुरेशन में हो चाहे एक्टिव में, हर जगह। लेकिन IC को बीटा IB रख सकता हूं कि नहीं, गेन वाले रिलेशन दे आर ओनली वैलिड इन एक्टिव रीजन, ये दिमाग में बैठा लो। तो मैंने एक्टिव माना तो ये सारे रिलेशन I इज इक्वल टू IC प्लस IB रखोगे, IC की जगह बीटा IB मैं रख सकता हूं एक्टिव रीजन में, तो आपका आ जाएगा बीटा प्लस 1 IB। वहीं से यहां से कैलकुलेट करूंगा। फिर मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं VCE कैलकुलेट करूंगा, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज। अगर ये 0.2 से ज्यादा मिल गया, इन केस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में बात कर रहा हूं, उसी से क्वेश्चन आता है, VCE अगर 0.2 से ज्यादा मिल गया तो मैंने जो माना था कि एक्टिव रीजन है वो ट्रू है। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का एक्टिव रीजन में है तो VCE मस्ट बी ग्रेटर देन 0.2 वोल्टेज। तो अगर मैंने एक्टिव मान के कैलकुलेशन किया, पहले तो मैंने चेक किया ऑन है कि नहीं है, ऑन है तो एक्टिव या सैचुरेशन में से ही कोई आंसर होगा, और मैंने फिर कैलकुलेट किया VCE कैलकुलेट किया। अगर ये 0.2 से ज्यादा मिल गया तो जो मैंने माना था वो ट्रू है, जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की थी सारे ट्रू हैं। मैं ऑपरेटिंग पॉइंट क्या फाइंड कर लूंगा, ऑपरेटिंग पॉइंट ICEQ को बोलते हैं, कलेक्टर करंट कामा VCE, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, और इसी के अबाउट वो ऑसिलेट करता है। एम्पलीफायर जब बनाते हैं तो यही ऑपरेटिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर। तो वह अगर अब इनिशियली आपने देखा था इमिटर बेस जंक्शन इज प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस, तो ये ऑन है, आपने एक्टिव मान के कैलकुलेशन किया और उसके बाद VCE निकाला, करंट की इक्वेशंस निकाली, करंट निकाले, VCE निकाला। अगर VCE 0.2 से कम आ गया मतलब ये एक्टिव रीजन में नहीं है। फॉर ट्रांजिस्टर टू बी इन एक्टिव रीजन VCE मस्ट बी ग्रेटर देन 0.2 फॉर NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो 0.2 से कम आ गया मतलब ये एक्टिव में तो नहीं है, लेकिन ये ऑन है। ऑन है तो या तो एक्टिव में होगा या तो सैचुरेशन, और अभी आपने कहा एक्टिव में नहीं है तो ये किस रीजन में होगा, सैचुरेशन में होगा, गारंटी हो गई। फिर सैचुरेशन अब 100% ये सैचुरेशन में है, सैचुरेशन के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि सैचुरेशन वाला कैलकुलेशन सबसे ट्रिकी होता है, आप वहां गलतियां करते हो क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है IC इक्वल टू बीटा IB यूज करने की, जबकि जैसे आप सैचुरेशन में जाओगे IC इक्वल टू बीटा IB डज नॉट होल्ड गुड, ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन I इक्वल टू IC प्लस IB आप यूज कर सकते हो, I इक्वल टू क्या यूज कर सकते हो, IC प्लस IB यूज कर सकते हो। और इन सैचुरेशन रीजन VCE की वैल्यू फिक्स हो जाती है कहां पे, 0.2 वोल्ट। सैचुरेशन रीजन में जैसे ट्रांजिस्टर पहुंचता है VCE की वैल्यू स्टॉप होके फिक्स हो जाती है 0.2, लेकिन एक्टिव रीजन में VCE कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट। तो सैचुरेशन में ये फिक्स हो जाती है, तो सैचुरेशन में दो इक्वेशंस बनती हैं, दोनों इक्वेशन से आंसर सॉल्व करके आप लिख सकते हो, आंसर कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर बात।
तो ऐसे करेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अब एक चीज और मैं बताता हूं, तो क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ आपका, कि हमें क्या देखना है, इमिटर बेस जंक्शन, एक पीएन जंक्शन है, इमिटर और बेस को ओपन करेंगे, अगर पी इंड का पोटेंशियल एन इंड से ज्यादा है तो ये फॉरवर्ड बायस है। फिर देखेंगे वीपी माइनस वीएन इन ओपन सर्किट कंडीशन, जैसे डायोड को लेते थे आप, जस्ट लाइक डायोड। अब इमिटर बेस जंक्शन वाले डायोड ने डिसाइड किया कि ये ऑन है कि ये ऑफ है, तो अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो ऑन है, तो मैंने देख लिया जब वो प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है तो ऑन है, तो या तो एक्टिव में या सैचुरेशन में होगा। अगर ये रिवर्स बायस आया तो सीधे मैं कह दूंगा कट ऑफ है, सारी करंट को मैं जीरो कर दूंगा सीधे। अब फॉरवर्ड बायस अगर वो है तो दो रीजन में हो सकता है, एक्टिव में भी हो सकता है, सैचुरेशन में भी। मैं मान लूंगा एक्टिव रीजन में, ऑन है तो एक्टिव या सैचुरेशन में ही होगा। एक्टिव मान के कैलकुलेशन किया, उसके बाद वीसी निकालूंगा। अगर वीसी 0.2 से ज्यादा आ गया तो जो मैंने माना था ऑन होने के बाद कि एक्टिव में होगा वो ट्रू है, और सारी कैलकुलेशन ट्रू है, सारी वैल्यूज आईबी आईसी की सब कुछ ट्रू है, वही आंसर है। जो भी पूछा वो बता दो। लेकिन अगर वीसी लेस देन 0.2 आ गया, मतलब ऑन तो है लेकिन एक्टिव रीजन में नहीं है, यहां ऐसा नहीं कि कट ऑफ में चला गया, ऑन तो आपने पहले ही चेक कर लिया तो एक्टिव या सैचुरेशन में ही होगा। आपने एक्टिव मान के कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन में वीसी लेस देन 0.2 आ गया, जबकि एक्टिव के लिए वीसी मस्ट बी ग्रेटर देन 0.2, मतलब ऑन होके एक्टिव में तो नहीं है, तो बचा क्या, ऑन होने पे एक ही रीजन है, सैचुरेशन में होगा। फिर गारंटी है सैचुरेशन में होगा, और सैचुरेशन के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और 3 बाइसिंग टेक्निक्स वही यूज होती हैं, उसके कैलकुलेशन में सारे आपको करके दिखा दूंगा इजीली। तो ठीक है, कौन जंक्शन सफिशिएंट है बताने के लिए, ओनली इमिटर बेस जंक्शन इज सफिशिएंट टू टेल वेदर ट्रांजिस्टर इज ऑन और ऑफ। ऑन है तो दो रीजन में हो सकता है, एक्टिव या सैचुरेशन, ऑफ है तो कट ऑफ में, क्योंकि रिवर्स एक्टिव कभी यूज नहीं होता है, ठीक है, रिवर्स एक्टिव कभी यूज नहीं होता है। अब एक चीज और, सैचुरेशन और उसका मैं बता देता हूं रिलेशन, और जितने अल्फा बीटा गामा वाले रिलेशन है कि आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, IC is equal to alpha I, they are all hold good in active region only, ये दिमाग में बैठा के रखो। हमने भी जो कैलकुलेशन किया था कल, फॉरवर्ड बायस इमिटर बेस जंक्शन, रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन, और उसी को मान के गेन्स निकाले थे। और एम्पलीफायर के लिए इसीलिए एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन यूज होता है, ताकि सारे गेन्स वैलिड हों, और उसी के हिसाब से आपके करंट गेन, वोल्टेज गेन कैलकुलेट आप करते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक रिलेशन हम बना रहे हैं आईसी और आईबी। नॉर्मली आईबी आपकी क्या है, इनपुट करंट होती है, ये कंट्रोल करती है आपके आउटपुट करंट आईसी को। बेसिकली आईसी और आईबी में मैं एक रिलेशन बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस लेक्चर को फिर यहीं पे बाइंड अप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आईसी और आईबी का ये रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं। देखो ध्यान से, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन है अगर, तो आईसी और आईबी का रिलेशन क्या होगा, आईसी इज नथिंग बट बीटा इंटू आईबी। मैं ये ऑन कंडीशन में मान रहा हूं कि आईबी फ्लो हो रही, तो आईसी कितनी फ्लो होगी, आईसी इज नथिंग बट बीटा इंटू आईबी। रिवर्स सैचुरेशन करंट को मैं जीरो मान रहा हूं, ज्यादातर जीरो ही होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप जीरो लेके करना, सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो ये इसका स्लोप कितना है, एक लीनियर लाइन है कि नहीं, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ये x है ये y है, इसका स्लोप कितना है, बीटा, ठीक है। तो ये एक्टिव रीजन में IC इज इक्वल टू बीटा IB है, तो IB आप बढ़ाते जा रहे हो, IB को 1 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर लिया, बीटा अगर 10 है तो ये 1 मिली एम्पियर हो गया, 0.2 लोगे तो ये 2 हो गया, 0.3 लोगे तो 3 हो गया, 0.4 लोगे तो 4 हो गया। तो IB को बढ़ाते जा रहे हो तो बीटा इंटू IB, IC भी बढ़ रहा है, IC बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू, जब IB की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचा दोगे, एक वैल्यू जिसको कहते हैं IB मिन, एक वैल्यू IB मिन तक पहुंचा दोगे। उसके बाद अगर फर्दर IB को बढ़ाओगे तो IC सैचुरेशन में चला जाता है, फर्दर नहीं बढ़ता है। क्या हो जाता है, IC सैचुरेट हो गया, तो फर्दर बढ़ाओगे अगर IB की वैल्यू को तो IC अब नहीं बढ़ता है, IC क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। इस वैल्यू को करंट की क्या कहते हैं, यहां जहां पे सैचुरेट हो गया, ये IC की मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, IC सेट, अब इससे ज्यादा नहीं है। अब IB की फर्दर इंक्रीज करोगे तब भी IC कांस्टेंट होगा, और सैचुरेशन में इंटर कर गया ट्रांजिस्टर, IC सेट के बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो अगर IB यहां फर्दर बढ़ा रहे हो, अगर ये यही एक्टिव रीजन में होता तो
तो ये करंट बढ़ती कि नहीं? अगर ये लाइन आगे जाती, IC इज इक्वल टू बीटा IB अगर फॉलो हो रहा होता यहां पे, तो ये लाइन आगे आगे बढ़ती, तो IB आप फर्दर बढ़ाते IB min से आगे, तो ये करंट बढ़ती कि नहीं? ये करंट बढ़ती कि नहीं? लेकिन बढ़ रही है क्या? ये करंट कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब अ फर्दर इंक्रीज इन IB विल नॉट चेंज IC। IC कहां पे चला गया है? IC सैचुरेशन में इंटर कर गया है। IC कहां इंटर कर गया है? सैचुरेशन में इंटर कर गया है। तो IB min के बाद IB को कितना भी बढ़ाते रहो तो ट्रांजिस्टर कहां पे रहेगा? सैचुरेशन में रहेगा कि नहीं? तो अगर IB क्या है? यहां से रिलेशन मिला, इफ IB इज ग्रेटर देन IB min, और ये पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है। यहां पे वो सैचुरेशन में भी कह सकते हो, यहां पे आप क्या कह सकते हो? एक्टिव में भी, क्योंकि यहीं पे कर्व चेंज हुआ, इसके पहले एक्टिव है, इसके बाद में सैचुरेशन है। ए पॉइंट कॉमन है। तो अगर IB इज ग्रेटर देन IB min, तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में है? इस वाले रीजन में सैचुरेशन है, सैचुरेशन रीजन, और इसके पहले वाले रीजन में वो किस रीजन में है? एक्टिव रीजन। यहां तक वो क्या है? एक्टिव रीजन में, ठीक है। यहां तक वो क्या है? एक्टिव, और इसके बाद में क्या है? सैचुरेशन। तो अगर IB की वैल्यू IB min, मतलब IB को बढ़ाते बढ़ाते एक मिनिमम वैल्यू, मान लो आप 0.0, मान लो IC सेट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर थी, मान लो IC सेट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, कि ये 10 मिली एम्पियर के बाद सैचुरेट हो जाएगा। 10 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता, आपने सर्किट जो डिजाइन किया। अब IB और बीटा में मान लू 10 है, बीटा की वैल्यू में मान लेता हूं क्या है? 10 है। आपने बढ़ाना शुरू किया, मान लो पहले लिया आपने IB को क्या? 0.1 मिली एम्पियर IB को, तो क्या आ गया? IC आ जाएगा 1 मिली एम्पियर यहां कहीं। इसको बढ़ा के 0.2 किया तो बीटा इंटू 0.2 मिली एम्पियर, 0.3 बढ़ा के किया 0.3 मिली एम्पियर IC हो गया। इसको 0.4 बढ़ाते गए, जैसे ये 1 मिली एम्पियर पहुंचा, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू 1 मिली एम्पियर, क्या हो गया? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर हो गया। आप फर्दर अगर इसको 1.1 मिली एम्पियर ले जाओगे, बढ़ाओगे IB को, IB min से और ज्यादा बढ़ाया, 1.1 मिली एम्पियर कर दिया। 1 मिली एम्पियर जैसे किया, IC की वैल्यू बीटा इंटू IB कितनी हो गई? 10 इंटू 1, 10 मिली एम्पियर IC सेट के बराबर हो गई। अब फर्दर अगर आपने इसे 1.1 किया, 1.1, तो बीटा इंटू IB तो कितना होगा? 11 मिली एम्पियर। लेकिन IC की वैल्यू IC सेट से ज्यादा नहीं हो सकती, 10 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब IB को 1 मिली एम्पियर से ज्यादा बढ़ाते रहोगे तो भी IC अपनी 10 मिली एम्पियर की वैल्यू को ही होल्ड करेगा, फर्दर वो इंक्रीज नहीं करेगा। 1.1 करोगे तो बीटा इंटू IB के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए? 11 मिली एम्पियर IC आना चाहिए, लेकिन 11 मिली एम्पियर आ रहा है क्या? वो तो 10 पे कांस्टेंट है। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB रिलेशन कब तक होल्ड कर रहा है? जब तक वो किस रीजन में? एक्टिव में। जैसे वो सैचुरेशन में चला जाएगा, IC इज इक्वल टू बीटा IB रिलेशन ट्रू नहीं होगा। ये याद रखो, IC इज इक्वल टू बीटा IB, IC इज इक्वल टू अल्फा I। जितने गेन वाले रिलेशन है, ऑल होल्ड गुड इन एक्टिव रीजन ओनली। ये सब गलतियां आप छोटी छोटी करते हो, एन एक्टिव रीजन ओनली, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो बहुत सिंपल मैं क्वेश्चन को बनाने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। तो जैसे IB को बढ़ाते बढ़ाते IB min ले गए, कितना मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है सैचुरेशन में जाने के लिए? 1 मिली एम्पियर। इसको IB min क्यों कहते हैं? अगर 1 या 1 से ज्यादा होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मैं कहूं x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, तो उसकी 1 कौन सी वैल्यू है बताओ? मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं? तो सैचुरेशन रीजन में रहने के लिए IB की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? IB min के बराबर या इससे ज्यादा। मतलब 1 है या 1 से अगर ज्यादा होगा IB, तो ये किस रीजन में होगा ट्रांजिस्टर? इस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, IC सेट 10 बीटा 10 के लिए अगर IB 1 या 1 से ज्यादा होगा तो ये हमेशा किस रीजन में होगा? सैचुरेशन रीजन में। इसीलिए इसको कहते हैं IB min। मतलब IB की वैल्यू अगर इसके बराबर या इससे ज्यादा होगी तो ट्रांजिस्टर विल बी इन सैचुरेशन रीजन, इन सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन में IC इज इक्वल टू बीटा IB होल्ड नहीं करता। जैसे मैंने बताया 1.1 कर दोगे 1 से बढ़ा के, तो बीटा IB तो 11 जाएगा, लेकिन IC 10 ही है। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB है क्या सैचुरेशन रीजन में? नहीं है। तो ये बात दिमाग में बैठा लो। तो ऑन के केस में वो एक्टिव में या सैचुरेशन में ही होता है। तो यही दोनों रीजन की हम बात करेंगे जब करंट फ्लो होती है किस रीजन में, एक्टिव या सैचुरेशन। और इसको ऑन है तो ये बताने के लिए कौन सा जंक्शन सफिशिएंट है? अकेला इमिटर बेस जंक्शन सफिशिएंट है। वो अगर
प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो एक्टिव या सैचुरेशन किसी एक रीजन में होगा, और अगर इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है तो वो एक ही रीजन में होता है, किसमें, कट ऑफ रीजन में, सीधे उसको ऑफ कर दो। तो इमिटर बेस जंक्शन खुद ही बता दे रहा है ऑन है कि ऑफ है। ऑन है तो दो रीजन में हो सकता है, किसी एक में एक्टिव या सैचुरेशन में, ऑफ है तो कट ऑफ में, सिंपल सी बात। अब इसी को रिलेशन को थोड़ा डिराइव करते हैं। अब यहां ध्यान से देखो आईबी मिन, ये पॉइंट इस लाइन जो लीनियर लाइन ये वाली इस पे भी कॉमन है और इस वाले सैचुरेशन वाले रीजन में भी कॉमन है, तो इस लाइन पे हम यूज कर सकते हैं क्या, आईसी की वैल्यू अब क्या हो चुकी है इस पॉइंट पे, आईसी सेट। तो ये इस लाइन पे भी है पॉइंट और इस लाइन पे, तो इस लाइन से अगर हम निकालें इस पॉइंट पे आईसी सेट है, आईसी सेट इज इक्वल टू नथिंग बट बीटा इंटू क्या, आईबी मिन। जस्ट इस पॉइंट पे अब वो इसके बाद सैचुरेशन में रहने वाला, इसके पहले एक्टिव में था, इस पॉइंट पे एक्टिव और सैचुरेशन आप कह सकते हो कॉमन है। ये पॉइंट एक्टिव रीजन में भी एक तरह से लाई करता है और एक पॉइंट क्या है, सैचुरेशन में भी लाई करता है, ये चेंज ओवर पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे ये लीनियर लाइन भी वैलिड है और ये वाली लाइन वैलिड है, तो यहां पे इस लाइन के अकॉर्डिंग आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी रिलेशन यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे भी है। इस लाइन के लिए मैं आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी यूज कर सकता हूं, इस लाइन के लिए नहीं कर सकता। यहां पे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, यहां पे स्लोप बीटा था, ठीक है। तो ये पॉइंट तो इस लाइन पे था तो ये इक्वेशन यूज करूंगा। तो इस पॉइंट पे आईसी की वैल्यू कितनी है, आईसी सेट, और बीटा है तो बीटा ही है इस लाइन का स्लोप, बीटा इंटू आईबी क्या है, इस पॉइंट पे आईबी मिन हो चुका है। तो यहां से ध्यान से देखो आईबी मिन की वैल्यू क्या हो गई, इस इक्वेशन में रख देते हैं। इफ आईबी इज ग्रेटर देन, आईबी मिन की वैल्यू हो गई आईसी सेट अपॉन बीटा। तो अगर आईबी की वैल्यू आईसी सेट अपॉन बीटा से ज्यादा है तो आप कहोगे ट्रांजिस्टर इज इन किस रीजन में है, इन सैचुरेशन रीजन में है। ये रिलेशन हो गया, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन ध्यान से करना। तो अगर आईबी की वैल्यू आईसी सेट अपॉन बीटा नथिंग बट आईबी मिन, तो आईबी मिन से अगर ज्यादा है आईबी की वैल्यू तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में रहेगा, सैचुरेशन में। और आईबी मिन की वैल्यू होती कितनी है, आईसी सेट अपॉन बीटा। अगर सैचुरेशन करंट ट्रांजिस्टर की गिवन है तो डिवाइड बाय बीटा कर दो, वो रिक्वायरमेंट होगी आईबी मिनिमम की, कि अगर आईबी इतना हो या इससे ज्यादा होगा तो ट्रांजिस्टर हमेशा किस रीजन में होगा, सैचुरेशन रीजन में होगा। आईबी इज ग्रेटर देन आईसी सेट अपॉन बीटा। और अगर आईबी if IB is less than IC set upon beta, if IB is less than IC set upon beta, then ये किस रीजन में हो जाएगा, एक्टिव रीजन में हो जाएगा। किस रीजन में, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो ये ध्यान से देना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इफ IB is less than greater than IB min and IB min is IC set upon beta, then transistor is in saturation। और अगर IB लेस देन IB मिन है तो ये किस रीजन में, एक्टिव, और IB मिन की वैल्यू होती कितनी, IC सेट अपॉन बीटा। इफ IB इज लेस देन IC सेट अपॉन बीटा देन ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। और जब एक्टिव रीजन में है तो IC इज इक्वल टू बीटा IB, IC इज इक्वल टू अल्फा आई यूज कर सकते हो। व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन यू कैन नॉट यूज IC इज इक्वल टू बीटा IB, IC इज इक्वल टू अल्फा आई, कोई भी करंट गेन वाला रिलेशन नहीं लिख सकते। लेकिन इन सैचुरेशन रीजन चाहे किसी भी रीजन में हो, ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड गुड। क्यों, क्योंकि ये तो केशियल इक्वेशन थी। आईबी इंटर किया एक नोड से, आईसी इंटर किया दूसरे नोड से, दोनों मिलके कहां फ्लो हो जाएंगे, आई, तीसरे नोड से आउट हो जाएंगे आई। तो ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड गुड है ना। तो इन सैचुरेशन रीजन यहां आईसी सेट हो जाएगा प्लस आईबी। इन एक्टिव रीजन आईसी को बीटा आईबी लिख सकते हो, तो आई इज इक्वल टू, जब आईसी को बीटा आईबी लिखोगे तो आईबी प्लस बीटा प्लस 1 आईबी। ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, ओनली इन एक्टिव रीजन है ना, एक्टिव रीजन। जबकि सैचुरेशन रीजन में आई किसके बराबर होगा, आईसी तो आईसी सेट के बराबर हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, चाहे आईबी को आईबी मिन से कितना भी ऊपर कर दो, प्लस आईबी। इन सैचुरेशन रीजन आई मस्ट बी इक्वल टू आईसी सेट प्लस आईबी। आईसी सेट को अब बीटा आईबी नहीं लिख सकते, आईसी सेट आईबी की वैल्यू 1.2 है तब भी ये कांस्टेंट है, 1.3 रखोगे तब भी ये 1.4। ऐसा नहीं कि बीटा इंटू 1.2 या बीटा इंटू 1.3 या बीटा इंटू 1.4 कर सकते हो आईसी को। आईसी इज नाउ कांस्टेंट, तो उसको आईसी सेट रखना पड़ेगा प्लस आईबी, लेकिन ये रिलेशन तो हमेशा होल्ड गुड करेगा। तो ये सैचुरेशन में ये इक्वेशन यूज करोगे, कभी आईसी को बीटा आईबी मत रख देना जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में। सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे, सब कुछ जो कैलकुलेट करोगे दे आर रॉन्ग। तो ये गलत हो जाए बहुत लोगों को, इसीलिए मैंने जब बोला इमिटर बेस जंक्शन जैसे मुझे प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस मिलेगा तो मुझे पता है ट्रांजिस्टर ऑन है और ऑन होके दो ही रीजन में जा सकता है, एक्टिव एंड सैचुरेशन, तो मैं उसे हमेशा पहले मानूंगा एक्टिव रीजन में है, ताकि मैं सारे रिलेशन यूज कर पाऊं। आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी एक्टिव में माना है तो एक्टिव रीजन में वैलिड है। फिर कैलकुलेशन करूंगा और वीसी की वैल्यू चेक करूंगा,
Vc की वैल्यू चेक करूंगा, अगर इट इज ग्रेटर देन 0.2 देन दिस इज इन एक्टिव मोड एंड जो आपने कैलकुलेशन किया सारे करेक्ट हैं, तो वो स्टेप मैं लिख देता हूं, अगले में सीधे बाइसिंग के उठा के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, जो सैचुरेशन और आईबी मिन की रिलेशन होते हैं तो ये ध्यान रखना, सैचुरेशन में वो वैलिड नहीं होता है। क्लियर है? तो ये चीजें ग्राफ से और इन सब चीजों से समझने पे ज्यादा क्लियर होती हैं, आपको चीजें दिखती हैं कैसे हो रही हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्टेप क्या फॉलो करना है, पहले चेक करना है इमिटर बेस जंक्शन, इमिटर बेस पीएन जंक्शन को चेक करना है, पीएन जंक्शन को चेक करना है। ठीक है, वही चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन करेंगे सीधे। तो स्टेप क्या फॉलो करना है, इमिटर बेस जंक्शन जो एक पीएन जंक्शन है उसको चेक करना है। इफ वीपी, अब इमिटर अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो कौन पी होता है, बेस पी होता है, और इमिटर एन होता है, तो उसमें बेस टू इमिटर वोल्टेज मेजर करते हैं, इसीलिए आप वीबी बार बार यूज करते हो। क्या यूज करते हो बार बार, वीबी बार बार यूज करते हो। ठीक है, और अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पी कौन होगा, इमिटर होगा, और एन कौन होगा, बेस, तो वहां पे आप इमिटर टू बेस वोल्टेज चेक करोगे, वीपी माइनस, इसीलिए मैं जनरल लिख रहा हूं वीपी। इफ वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, if Vp is greater than Vn, then transistor is forward bias, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये ऑन है क्या, अभी नहीं ऑन है। Vp माइनस Vn, ओपन सर्किट केस में ये चेक कर रहे हो, इमिटर को भी ओपन कर दोगे, बेस को भी ओपन, और Vp इज ग्रेटर देन Vn, तो ये फॉरवर्ड बायस मिलेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज Vp इज ग्रेटर देन Vn। अब Vp माइनस Vn चेक करोगे ओपन सर्किट कंडीशन में, इफ इट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इक्वल पे भी करंट जीरो फ्लो होती है, तो वो एक तरह से ऑफ ही है। Vb एक्टिव की वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, एक्टिव वैल्यू, मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर लिख रहा हूं तो Vb एक्टिव ले रहा हूं, पीएनपी होगा तो वे यही Veb एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि P वाला वोल्टेज एन से हायर होना चाहिए, तो उससे कंपेयर करते हैं Vb, क्योंकि एनपीएन में B इज P एंड E इज एन, इसीलिए Vb लेते हैं, पीएनपी में Veb लेते हैं। अगर तो ये ऑन है तो दो रीजन में हो सकता है, एक्टिव OR सैचुरेशन। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इट इज इन एक्टिव रीजन, हम मान लेंगे इट इज इन एक्टिव रीजन। जब ऐसा हमें मिल जाएगा, इसी पार्ट का ये है, इट इज इन एक्टिव रीजन, देन कैलकुलेट, ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, आपको याद हो जाएंगी करते करते, है ना। देन कैलकुलेट IC, IB, I, है ना, सारे करंट कैलकुलेट कर लो, एंड यू कैन यूज IC इज इक्वल टू बीटा IB एंड ऑल अदर रिलेशंस। ठीक है, अब उसके बाद निकालोगे Vc, मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, अगर यही पीएनपी होगा तो VEC हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बस यही चीज ध्यान रखना आपको। अगर Vc, और मैं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में सारी चीजें लिख रहा हूं, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सिलिकॉन का ही आएगा, बाकी अगर जर्मेनियम का आएगा तो वोल्टेजेस की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं। अब आपने ये सारी चीजें एक्टिव रीजन में मान के कैलकुलेट कर ली। अब आपने कैलकुलेट किया Vc, देन कैलकुलेट Vc। अब Vc अगर आ गया आपका कुछ भी A B C D कुछ भी वैल्यू आ गई, इफ दिस A इज ग्रेटर देन 0.2, तो आपने जो भी माना था सब कुछ करेक्ट है, और जो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में था, ऑन होके एक्टिव या सैचुरेशन किसी में भी जा सकता था, आपने माना कि एक्टिव में है, और अगर Vc ग्रेटर देन 0.2 आ गया एक्टिव मान के कैलकुलेशन करने पे, तो जो आपने माना था वो करेक्ट है, सारी वैल्यूज करेक्ट हैं, जो आपने निकाला है सब कुछ करेक्ट है। और ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए Vc निकालने की जरूरत पड़ती है, तो आपने सब कुछ निकाला करेक्ट। लेकिन इफ A लेस देन 0.2 मिल गया, अगर, तो जो माना था सब कुछ करेक्ट है ऊपर, अगर A लेस देन 0.2 आ गया, इसका मतलब जो आपने माना था कि ये एक्टिव रीजन में, ये एक्टिव रीजन में नहीं है, लेकिन ये ऑन तो है, आपने डिसाइड कर लिया था यहीं से कि ये ऑन है, ऑन होके या तो एक्टिव या सैचुरेशन में ही जाएगा, और यहां से आपको पता चला एक्टिव में नहीं है, तो किस रीजन में होगा, सीधे सैचुरेशन, फिर सैचुरेशन के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। और अगर यही Vp लेस देन Vn मिल गया, Vp जैसे लेस देन Vn मिला, मतलब वो रिवर्स बायस है, P इंड का पोटेंशियल अगर N इंड से कम है, रिवर्स बायस, सीधे
वो कहां चला जाएगा, कट ऑफ में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, IC इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0, ऑल करंट्स आर 0। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। और जैसे यहां पे ये लेस देन आया जो इस वाले पार्ट में, तो हमने क्या कहा, वो सैचुरेशन में हो सकता है। सैचुरेशन में फिर ये वाली इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी इस वाले पार्ट में। अगर Vp ग्रेटर देन Vn मिला और ये मिला तो ये दो रीजन में हो सकता था, एक्टिव या सैचुरेशन। जब ये मिला तो एक्टिव ही है, सब कुछ ट्रू है। अगर ये मिल गया तो ये कहां चला गया, सैचुरेशन में चला गया। ये इसका पार्ट है। A लेस देन 0.2 किस केस में, जब ऐसा हो एक्टिव Vp माइनस Vn ओपन सर्किट में ग्रेटर देन Vb एक्टिव हो, और उसके बाद जब आप कैलकुलेट करके आओ और Vc 0.2 से मिले लेस, तो ऑन तो है ही, ऑन है तो एक्टिव है सैचुरेशन में जाएगा, और एक्टिव में नहीं है तो कहां होगा, सैचुरेशन। और सैचुरेशन में IC इज इक्वल टू बीटा IB नहीं वैलिड है, इनवैलिड। यहां पे केवल एक ही चीज वैलिड है, I इज इक्वल टू IC प्लस IB। अब IC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी इस रीजन में, IC सेट के बराबर। IB बढ़ाते रहोगे, IC नहीं बढ़ेगा, लेकिन I बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सैचुरेशन में, IB बढ़ाते जाओगे। IC तो कांस्टेंट है, I इज इक्वल टू क्या होता है, IC सेट प्लस IB। तो IB बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा सैचुरेशन रीजन में, लेकिन IC क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये दिमाग में ध्यान रखना, IB बढ़ाओगे तो IC नहीं बढ़ेगा, लेकिन I तो टोटल है, IC सेट प्लस IB, वो तो दोनों करंट का मिला के अगली नोड पे फ्लो होता है, तो वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई, अभी क्वेश्चन के थ्रू करूंगा तो ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। ये तो मैंने एक प्रोसीजर समझाया कि करेंगे कैसे। जैसे डायोड था, डायोड का एप्लीकेशन यहां दिखाऊंगा। तो जितनी 3 से 4 बायसिंग टेक्निक्स है सबको लूंगा, सब में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इधर उधर करके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कम से कम 10 15 20 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आई थिंक सफिशिएंट होगा, उसको करेंगे। उसी में वोल्टेजेज और करंट की वैल्यू चेंज करके, रेजिस्टेंसेस की एक ही क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करके कैसे सैचुरेशन में चला जाता है, कैसे एक्टिव में, मैं सारे करके दिखाऊंगा। आप इजीली सॉल्व कर लोगे, कभी गलती नहीं करोगे कि एक्टिव है कि सैचुरेशन है, ये फाइंड करने में, ये गारंटी है। अगर आपको नेटवर्क थ्योरी थोड़ा बहुत भी अप्लाई करने आता है, केवीएल केसीएल इफिशिएंटली, और वो कैसे अप्लाई करते हैं इजीली, मैंने डायोड में सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट यहां मैं यूज करने वाला हूं। जो मैंने बताया था प्लस माइनस पोटेंशियल, प्लस वाला बढ़ जाता है कितने वोल्ट से, माइनस वाला घट जाता है कितने वोल्ट से, जितने डायोड के चीजें सिखाई थी नेटवर्क वाली एप्लीकेशन, वो यहां भी मैं यूज करूंगा। चीजें रिलेट करके एकदम आपको सिंपलीफाई कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सीधे क्वेश्चंस के साथ, बायसिंग के इजी वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।